दोस्तों आपके अपने चैनल द एग्जाम टाइम्स में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आप लोगों के लिए बहुत बड़ी खबर आ गई है। दोस्तों यहाँ पर आप लोगों का डिटेल एडवर्टाइजमेंट रिलीज कर दिया गया है, जो कि आपको एलपी वैकेंसी के रिगार्डिंग आपको कल एक वीडियो प्रोवाइड किया गया था, जिसमें आपको शॉर्ट नोटिफिकेशन के बारे में आपको यहाँ पर देख सकते हैं कि ये आपको कल एक वीडियो प्रोवाइड कर दिया गया था कि ये वैकेंसी रिलीज हो गया है। 2024 का फर्स्ट वैकेंसी रिलीज किया गया है। तो इसमें ये शॉर्ट नोटिस था जो कि एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ में ये प्रिंट हुआ था। तो अब आपका जो डिटेल नोटिफिकेशन है ऑफिशियल आपका रिलीज हो गया है, जो कि आरआरबी के वेबसाइट पर आपको देखने के लिए मिल जाएगा। तो उसमें हम लोग डिटेल बात करने वाले हैं कि उसमें क्या आपका बताया गया है कि एलिजिबिलिटी फ़ी, ऑनलाइन प्रोसेस वगैरह, आपका टोटल वैकेंसी जो इसमें बताया गया था वही है या अलग है, सारी चीज़ों को हम लोग इसमें डिटेल में देखने वाले हैं। तो दोस्तों वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले यदि आप द एग्जाम टाइम्स के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अभी तक यदि आपने नहीं किया है। एवं ये आपका द एग्जाम टाइम्स का ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है। यहाँ पर 1400 प्लस स्टूडेंट हैं, वो आपका जुड़े हुए हैं। सभी रेलवे के ही स्टूडेंट हैं। तो आप लोग यदि जुड़ना चाहते हैं तो इसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप लोग वहाँ पर जाकर लिंक पर डायरेक्ट आकर जुड़ सकते हैं। यहाँ पर आपको सभी प्रकार के अपडेट, आपको ज्वाइनिंग तक का जो भी आएगा अपडेट, वो आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा। पीडीएफ वगैरह यहाँ पर शेयर कर दिया जाता है, तो आप लोग यहाँ से इजीली उसको डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए आगे हम लोग वीडियो में देखते हैं। तो दोस्तों ये आपका डिटेल नोटिफिकेशन देख सकते हैं, ये आपका रिलीज कर दिया गया है। सभी आपको आरआरबी के वेबसाइट पर आपको देखने के लिए मिल जाएगा। एवं आप इजीली टेलीग्राम चैनल से भी डाउनलोड कर दीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि क्या बोला गया है। ये आपका है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, यानी कि आपका आरआरबी हो गया। और यहाँ पर ये 2024 का ये आपका वैकेंसी है, सेंट्रलाइज एम्प्लॉयमेंट नोटिस, सीए नंबर 2024-01-2024 है। तो यहाँ पर आपका कल जो वैकेंसी था उससे कितना इसमें इंक्रीज किया गया है या नहीं किया गया है, जो नंबर ऑफ वैकेंसी है वो सारा इसमें देखने के लिए मिलेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये आपको क्या डिटेल बताया गया है। इसका जो आपको बोला गया है कि सेंट्रलाइज एम्प्लॉयमेंट नोटिस सीए नंबर 01-2024, और यहाँ पर आपका असिस्टेंट लोको पायलट यानी कि एलपी का पोस्ट है। और यहाँ पर आपको ओपनिंग डेट जो होने वाला है वो आपको 20 जनवरी यानी कि कल से आप लोग यहाँ पर अप्लाई करना शुरू कर सकते हैं। और क्लोजिंग डेट जो रखा गया है ये आपका 19 फरवरी 2024 तक ये रहने वाला है, जो कि रात्रि आपको 11:59 तक आप उसमें फिलअप कर सकते हैं। लेकिन आप लोग लास्ट डेट का इंतज़ार नहीं करिएगा। जो भी आपको आप डिटेल देख लीजिएगा, एलिजिबिलिटी वगैरह जो आपको, अगर आप इसके लिए एलिजिबल हैं तो आप उस डेट से पहले ही भर दीजिएगा सारा चीज़, ये आपको बोला गया है। उसके बाद आपको यहाँ पर यहाँ पर डेट दिया गया है, जो कि आपको लोग करेक्शन दिया गया है। डेट फॉर मॉडिफिकेशन विंडो फॉर करेक्शन के लिए ये डेट दिया गया है कि आप लोग 19 तक ये लास्ट डेट है। उसके बाद आपको 20 फरवरी 2024 से 29 फरवरी 2024 तक आप इसमें करेक्शन कर सकते हैं। किसी प्रकार का आपसे इसमें करेक्ट करना होगा तो कुछ गलती हो गया होगा, तो इसके बारे में बोला गया है। और इसमें आप जो आरआरबी एक बार चूज कर लीजिएगा, उसको आपको ध्यान से चूज करना है। एक बार जो आरआरबी चूज कर लीजिएगा उसके बाद उसमें मॉडिफिकेशन नहीं हो सकता। आपको सिर्फ आपको कुछ उसमें लिमिटेशन आ जाएगा कि यही चीज़ आप उसमें चेंजेस कर सकते हैं। तो आप लोग आरआरबी का ध्यान से चूज करिएगा, यहाँ पर स्पष्ट रूप से आपको बोल दिया गया है। और यहाँ पर आपको बोला गया है कि आप एक बार में एक ही आरआरबी से फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। यहाँ पर बोला गया है कि एप्लीकेशन आर इन्वाइटेड फॉर एलिजिबल कैंडिडेट फॉर ऑफ द फ्लोइंग पोस्ट मेंशन इन द टेबल बिलो। एप्लीकेशन कंप्लीटेड इन ऑल रिस्पेक्ट मस्ट बी सबमिटेड ओनली वन, यानी कि आपको एक ही एप्लीकेशन सबमिट करना है, एक ही आरआरबी से आपको सबमिट करना होगा। आप देख लीजिएगा कि आपको कौन सा आपको सूटेबल पड़ रहा है, आपका जो भी आप जहाँ रहते होंगे वहाँ से, या फिर आप कट ऑफ वगैरह के बेसिस पे भी स्टूडेंट चूज करते हैं। उस पर डिटेल वीडियो भी आपको आगे इसी भी चैनल पर आपको देखने के लिए मिल जाएगा कि सबसे कम कट ऑफ किस जोन का जाता है, किस आरआरबी का जाता है। तो आप लोग अब सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, उससे रिलेटेड भी वीडियो आपको देखने के लिए मिल जाएगा। उसके बाद देख सकते हैं यहाँ पर पोस्ट क्या है, आपका एएलपी है, लेवल 2 का ये पोस्ट होता है। और ये इसका जो
इनिशियल पे होता है वो 19,900 होता है। इसका मेडिकल स्टैंडर्ड जो है वो A1 का रहता है। अगर इसमें A1 नहीं रहेगा तो आप इसमें एलिजिबल नहीं रहिएगा। इस बात का ध्यान रखिएगा क्योंकि इसमें हाई स्टैंडर्ड मांगा जाता है जो ALP का जो पोस्ट होता है इसमें। और यहाँ पर आपका एज जो है वो 1 जुलाई 2024 तक काउंट होगा, जिसमें आपको 18 से 30 साल का एज यहाँ पर बोला गया है। और टोटल वैकेंसी यहाँ पर देख सकते हैं कि जो आपका एम्प्लॉयमेंट न्यूज जो आया था उस वही वाला आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है कि 5696 यहाँ पर पोस्ट दिया गया है। तो यहाँ पर इस बार देख सकते हैं कि बहुत ही कम वैकेंसी यहाँ पर रिलीज किया गया है। तो यहाँ पर देख सकते हैं इसमें में भी आगे ऐड हो सकता है, लेकिन अभी तो फिलहाल इसी पर आप विश्वास कर सकते हैं कि इतना कम वैकेंसी क्यों रिलीज किया गया है। इसके बाद यहाँ पर आपको बोला गया है कि RRB वाइज एंड रेलवे जोन वाइज डिटेल डिस्ट्रीब्यूशन, किस तरह से वैकेंसी का ये डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है वो आपको एनेक्सर B में दिया गया है, जिसको हम लोग आगे वीडियो में देखने वाले हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन देखने के लिए मिल जाते हैं। तो आपको इसमें क्या बोला गया है, तो ये पहला है कि आपको जो ये फॉर्म फिलअप होगा ये ऑनलाइन एप्लीकेशन है, ऑनलाइन मोड से आप लोग फॉर्म फिलअप करिएगा। उसके बाद आपको बोला गया है कि कैंडिडेट वेटिंग फॉर फाइनल रिजल्ट ऑफ प्रिस्क्राइब एजुकेशनल और टेक्निकल क्वालिफिकेशन आर नॉट एलिजिबल। तो यहाँ पर आपको इस बात का ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो डेट दिया गया है लास्ट फॉर्म फिलअप का डेट 19/2/2024 यानी कि 19 फरवरी से पहले का आपका जो है वो सर्टिफिकेट मिल जाना चाहिए जो लास्ट ईयर में है। अगर वो ग्रेजुएशन का, जैसे कि आपको आगे हम लोग एलिजिबिलिटी भी देखेंगे कि कौन कौन भर सकते हैं, तो उनका जो सर्टिफिकेट है इस डेट तक या इस डेट से पहले मिल जाना चाहिए। अगर इसके बाद का होता है तो आप एलिजिबल नहीं होइएगा। आगे हम लोग एलिजिबिलिटी देखेंगे, उसमें आपको देखने के लिए मिलेगा कि कौन कौन से भर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आगे आपको मेडिकल फिटनेस से रिलेटेड एज ऑन, तो हम लोग देख लिए कि 18 से 30 साल रहना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर आप लोग देख लीजिए कि ये इम्पोर्टेंट बोला गया है, एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि आप लोग जो भी फॉर्म फिलअप करिएगा तो यहाँ पर बोला गया है कि इंक्लूडिंग यहाँ पर डिटेल फिल इन द क्रिएट एन अकाउंट फॉर्म including mobile number and email ID cannot be modified at any stage once the account is created। जब आप वहाँ पर फॉर्म फिलअप करते हैं तो अकाउंट वहाँ पर आपका बन जाएगा। तो वहाँ पर आप जो भी डिटेल दीजिएगा तो उसमें मैंने पहले आपको बोला कि कुछ चीज़ रिस्ट्रिक्शन रहता है जिसको आप लोग मॉडिफाई नहीं कर सकते हैं। तो आप लोग ऐसा करिएगा कि कोशिश करिएगा कि फर्स्ट टाइम में ही आप अच्छे से उसको सारे जानकारी जुटाने के बाद ही उसको फॉर्म फिलअप करिएगा, ताकि आपको आगे मॉडिफिकेशन का ज़रूरत ही नहीं पड़े। लेकिन फिर भी हो जाता है कई सारे स्टूडेंट से। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जैसे कि मोबाइल नंबर है इसमें आप मॉडिफाई नहीं कर सकते हैं और ईमेल आईडी में मॉडिफाई नहीं कर सकते हैं, एक बार जब आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा तो। और ये जो मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी होता है इसी पर आपको आगे का प्रोसेस थ्रू ऑल प्रोसेस ज्वाइनिंग तक का जो रहता है वो आपको अपडेट वहाँ पर देखने के लिए मिलता रहता है। तो इसलिए इसको आपको सही से भरना है। ईमेल आईडी में किसी तरह का आप लोग गड़बड़ी नहीं करिएगा। और यहाँ पर आपको बोल दिया गया है कि एक ये कैंडिडेट कैन चूज ओनली वन RRB एंड इंडिकेट देयर प्रेफरेंस फॉर रेलवे जोन नोटिफाइड अंडर द चोजन RRB ओनली। तो आपको एक ही RRB से एक कैंडिडेट फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, नहीं तो वहाँ पर आपका कैंडिडेचर को रद्द भी किया जा सकता है। तो इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं। यहाँ पर आपको बोला गया है कि जो आपका लास्ट डेट आपका दिया गया है जो कि आपका रहने वाला है, यहाँ पर देख सकते हैं लास्ट डेट है आपका 19 फरवरी 2024 है। उसके बाद जो आपका मॉडिफिकेशन का लास्ट डेट है ये आपका 29 फरवरी 2024 है। उसके बाद आपको यहाँ पर जो बोला गया है, यहाँ पर देख सकते हैं आफ्टर जो मॉडिफिकेशन का लास्ट डेट है 29 फरवरी 2024 फॉर RRBs शैल नॉट इंटरटेन एनी रिप्रेजेंटेशन फॉर मॉडिफिकेशन फॉर द इंफॉर्मेशन फर्निश्ड इन द एप्लीकेशन। तो आगे फर्निश्ड इन द एप्लीकेशन, तो इसके बाद आपको किसी प्रकार का इंटरटेन नहीं किया जाएगा। आपका उसी डेट तक जो भी मॉडिफिकेशन जिनसे गलती हो जाएगा तो वो कर सकते हैं, इसके बारे में बोला गया है। उसके बाद यहाँ पर आपको शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ कैंडिडेट की बात करते हैं तो वो किस तरह से किया जाता है। तो यहाँ पर आपको CBT 1 CBT 2 के आधार पर यहाँ पर किया जाता है शॉर्ट लिस्टिंग। और यहाँ पर आपका जो मार्क्स है वो आपका कैलकुलेट किया जाएगा। जैसे कि आपको मल्टीपल फेज में यहाँ पर एग्ज़ाम होता है तो उसमें आपको नॉर्मलाइज किया जाएगा। तो इसके यहाँ पर मार्क्स को नॉर्मलाइज्ड किया जाएगा इन ऑल स्टेजेज ऑफ एग्जाम दैट इज इन्वॉल्व मल्टीपल शिफ्ट। तो यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा। और यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग की बात करें तो CBT 1 CBT 2 में आपका 1/3 का नेगेटिव
मार्किंग रहता है जो कि एवरी रॉन्ग आंसर पर रहेगा। और यहाँ पर आपको सीवेट में जो होगा उसमें कोई भी आपका नेगेटिव मार्किंग नहीं रहता है। सीवेट मतलब कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट रहेगा, उसमें आपको नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगा। यहाँ पर CBT 1 और CBT 2 में रहता है। आगे हम लोग इसका प्रोसेस भी देखेंगे कि किस तरह से आपका एग्ज़ाम होता है, वो भी हम लोग देखने वाले हैं। यहाँ पर आपको बैंड आइटम में कुछ चीज़ दिया गया है जो कि आपको इलेक्ट्रॉनिक गैजेट वगैरह है, वो सारा आपको एग्ज़ाम में नहीं ले जाना है, ये सब देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर हम आगे बात करते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर बात करें तो अगर आप लोग कोई भी कैंडिडेट एक RRB से ज़्यादा RRB से अगर आप लोग फॉर्म फिलअप कर देते हैं या फिर एक से अधिक फॉर्म फिलअप कर देते हैं तो उनके लिए यहाँ पर बोला गया है कि उनका फॉर्म तो रिजेक्ट किया ही जाएगा, बल्कि उसके साथ भी आपको RRB के आगे आने वाले एग्ज़ाम से भी डिविएट कर दिया जाएगा, प्रतिबंध लगा दिया जाएगा। तो आप लोग उसमें फॉर्म फिलअप आगे भी नहीं, जो अगर अपकमिंग वैकेंसी आएगा तो उसमें आप लोग फॉर्म फिलअप नहीं कर सकते हैं। तो आप लोग एक RRB से एक ही कैंडिडेट फॉर्म एक ही बार फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। उसके बाद यहाँ पर इंपॉर्टेंट बोला गया है कि कैंडिडेट हु हैव बीन डिसमिस्ड फ्रॉम सर्विस बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या फिर स्टेट के किसी गवर्नमेंट में आप लोग वहाँ से आपको डिसमिस्ड किया गया होगा या फिर PSU से किया गया होगा या एनी अदर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन आर नॉट एलिजिबल शुड बी नॉट अप्लाई। तो यहाँ पर अगर आपको किसी भी सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय होंगे वहाँ से अगर आपको डिसमिस किया गया होगा या स्टेट गवर्नमेंट के होंगे वहाँ से डिसमिस किया गया होगा या PSU या एनी अदर स्टेट गवर्नमेंट से आप लोग को गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से अगर आपको डिसमिस किया गया होगा तो आप लोग एलिजिबल नहीं होइएगा। तो यहाँ पर आपको स्पष्ट बोल दिया गया है, इस बात का ध्यान रखिएगा। उसके बाद हम लोग यहाँ पर नेक्स्ट देखते हैं। तो यहाँ पर अच्छा एक बात का आप लोग ध्यान रखिएगा, जब फॉर्म आपको फिलअप करना होगा तो आप लोग जब वहाँ पर सिग्नेचर अपलोड करते हैं तो वहाँ पर आप लोग को रनिंग हैंड राइटिंग में वहाँ पर सिग्नेचर करना होता है। कई सारे स्टूडेंट हैं सो कैपिटल लेटर में वहाँ पर सिग्नेचर कर देते हैं तो वो आपका एक्सेप्टेबल नहीं होगा। आपको रनिंग हैंड राइटिंग में करना होगा, जैसे यहाँ पर साइन लिखे तो इस तरह से आपको करना होगा, ऐसा नहीं कि इस तरह से SING ऐसे करके आपको नहीं करना होगा। तो आपको जो रनिंग हैंड राइटिंग होता है उसमें आपको सिग्नेचर करना होता है। तो इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा, जो फ्रेशर होंगे उनको नहीं पता होगा तो आप लोग के लिए ये है। यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि आपको ये आपका मेडिकल स्टैंडर्ड की बात करते हैं तो ये आपको A1 रहेगा, फिजिकली फिट इन ऑल रिस्पेक्ट रहना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं कि डिस्टेंट विजन की बात करते हैं तो 6/6 रहना चाहिए, विदाउट ग्लास विथ फॉगिंग टेस्ट आपका यहाँ पर बोला गया मस्ट नॉट एक्सेप्ट +2 डायप्टर्स। अगर ऊपर का आपका वहाँ पर आपका आई विजन में डिफेक्ट होगा तो वो नहीं चलेगा। उसके बाद नियर विजन का आपका बात किया गया है तो यहाँ पर 0.6 का रहना चाहिए विदाउट ग्लास एंड यहाँ पर मस्ट पास टेस्ट ऑफ कलर विजन पास वहाँ पर किया रहना चाहिए। आपको जब वहाँ पर फाइनल प्रोसेस आपका एग्ज़ाम पास कर दीजिएगा उसके बाद वहाँ पर जब मेडिकल वगैरह होता है तो ये सारा चीज़ को बारीकी से वहाँ पर जांच किया जाता है यहाँ पर। और ये आपका सेफ्टी कैटेगरी में आता है, ये जो वैकेंसी है ये जॉब है तो इसमें आपको ये सारा मेडिकल स्टैंडर्ड पर फिट आना होगा। बायनोकुलर विजन टेस्ट किया जाएगा, फील्ड ऑफ विजन, नाइट विजन, मेसोपिक विजन टेस्ट, ये सारा वहाँ पर किया जाता है। उसके बाद हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि ये आपको नेशनलिटी या सिटीजनशिप, तो ये सब आप लोग देख लीजिएगा, ये इंडियन, नेपाल, भूटान वगैरह ये सारा है कि आप लोग ये फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपका एज लिमिट तो हम लोग देख ही लिए 18 से 30 साल रहना चाहिए। यहाँ पर रिलैक्सेशन की बात करते हैं तो ये आपका SC ST के जो कैंडिडेट होंगे उनको 5 ईयर का रिलैक्सेशन दिया जाता है, यानी कि 18 से 30 है तो यहाँ पर आपको 35 साल तक आपको रहेगा, 5 साल का यहाँ पे एग्जाम्पशन रहेगा। ये आपका जो ये SC ST वाले का, वहीं पर OBC का है तो 3 साल और उसमें लास्ट में ऐड कर लीजिएगा तो उतना साल तक अगर आपका है तो उसमें आप लोग फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। और ये नॉन क्रीमी वाले का है। इसी तरह आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाता है कि किस किस कम्युनिटी का आपको यहाँ पर कितने साल का यहाँ पर रिलैक्सेशन दिया गया है, तो आप लोग डिटेल यहाँ पर देख सकते हैं। ये सारा आपको यहाँ पर दिया गया है। और यहाँ पर आपका जो बोला गया है लोअर लिमिट ऑफ डेट ऑफ बर्थ नॉट आफ्टर, ये 1 जुलाई 2006 के बाद का आपका एज नहीं रहना चाहिए, ये इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर आपका जो है ये तो हम लोग देख लिए कि आपका जो इतना 1 जुलाई 2006 के बाद का आपका नहीं रहना चाहिए एज डेट ऑफ बर्थ। और यहाँ पर आपका इससे पहले नहीं रहना चाहिए। अनरिजर्व वाले के लिए 1994 और यहाँ तो 2 जुलाई तक काउंट किया गया। तो यहाँ पर OBC जो NCL उनको 91 से पहले का और SC ST
के लिए 89 से पहले का यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ जो भी रहेंगे वो यहाँ पर फॉर्म फिलअप नहीं कर सकते हैं, इसी के बारे में ये बोला गया है। इसके बाद हम लोग यहाँ पर एग्जामिनेशन फ़ी की बात कर लेते हैं। तो ये आप देखते हैं कि आपको जो अनरिजर्व कैंडिडेट, फॉर ऑल कैंडिडेट जो अनरिजर्व रहिएगा उनको यहाँ पर 500 रुपीज़ का यहाँ पर ये फॉर्म फी लगेगा। वहीं पे SC ST की बात करते हैं तो यहाँ पर 250 रुपया यहाँ पर फ़ी लगता है। उसके बाद आपको यहाँ पर बोला गया है कि जो आउट ऑफ फी ऑफ RS 500 जो आप लोग पे करिएगा, उसके बाद एन अमाउंट ऑफ 400 शैल बी रिफंडेड ड्यूली डिडक्टिंग बैंक चार्जेज ऑन अपेयरिंग इन स्टेज 1। तो यहाँ पर आपको 400 रुपये रिफ़ंड कर दिया जाता है और कुछ उसमें बैंक चार्जेज वहाँ पर रिफ़ंड जो उसमें कटेगा, डिडक्ट होगा, उसके बाद आपको 400 रुपये यहाँ पर रिफ़ंड कर दिया जाता है स्टेज 1 के एग्जामिनेशन अपेयरिंग होइएगा उसके बाद। इसी तरह आपको जो SC ST एक्स सर्विसमैन वगैरह यहाँ पर हैं, जो भी हैं फीमेल वगैरह, तो उनको यहाँ पर फर्स्ट स्टेज के बाद यहाँ पर 250 रुपये ये आपको रिफ़ंड कर दिया जाएगा। टोटल यहाँ पर इसमें जो है 400 रुपये रिफ़ंड किया जाता है और ये सारा चीज़ इसको में आपको देखने के लिए मिलेगा। और यहाँ पर जो कैंडिडेट यहाँ पर फॉर्म फिलअप करिएगा, आप अगर CBT 1 को अटेंड करिएगा तभी आपका रिफंड मिलेगा, नहीं तो ऐसे नहीं मिलेगा। आप अगर फॉर्म फिलअप कर दिए, अगर CBT 1 को आप लोग अटेंड नहीं किए कोई भी कैंडिडेट, तो उसके बाद उसमें आपको रिफ़ंड नहीं मिलेगा। जो अटेंड करिएगा उसको ही मिलेगा। उसके बाद हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं कि मोड ऑफ पेमेंट जो होगा फ़ी का वो किस तरह से किया जाएगा। तो यहाँ पर आप लोग UPI के माध्यम से एक्सेप्ट होगा, ओनली ऑनलाइन फ़ी यहाँ पर पेमेंट किया जाएगा। ऑनलाइन या UPI वगैरह के माध्यम से आप लोग यहाँ पर कर सकते हैं। उसके बाद माइनॉरिटीज़ में कौन कौन से आएंगे, यहाँ पर ये बताया गया है कि कौन कौन से रिलीजन के लोग माइनॉरिटी में यहाँ पर कंसिडर किए जाएंगे। ये आपको यहाँ पर दिया गया है। मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख, बुद्धिस्ट, जैन, जोरास्ट्रियन जो कि परसी से आते हैं, ये सभी यहाँ पर दिया गया है। उसके बाद आपको यहाँ पर एफिडेविट वगैरह के बारे में बोला गया है कि आपको वहाँ पर देना होगा, यही सब बोला गया है। इसके बाद EBC की बात करते हैं। यहाँ पर आपको एनेक्सर 7.3 में दिया गया है कि EBC यानी कि इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास में कौन आएंगे, दोज हुज एनुअल फैमिली इनकम इज़ लेस देन 50,000 रहेगा। तो और यहाँ पर बोला गया एन एलिजिबल फॉर कंसेशन फ़ी, यहाँ पर बोला गया है कि EBC में जो 50,000 से नीचे जिनका इनकम होगा लेस देन 50,000 वही इसमें कंसीडर किए जाएंगे EBC, और ये इनवॉल फैमिली इनकम होना चाहिए, इसी के बारे में ये बोला गया है। उसके बाद आपको यहाँ पर बोला गया है EBC एंड EWS आर डिस्टिंक्ट कैटेगरी। यहाँ पर EBC और EWS जो होते हैं वो अलग अलग कैटेगरी होते हैं, सेम नहीं होते, यहाँ पर स्पष्ट बोल दिया गया है। इसके बाद एन EBC शुड नॉट कन्फ्यूज विथ OBC और EBC। कैंडिडेट शुड बी अवेयर that they are entitled only for fee concession and not to job reservation। तो यहाँ पर है ये जो है ये इस कैटेगरी की ये सिर्फ फी में जो है फ़ी कंसेशन के लिए एलिजिबल है, ये जॉब में रिजर्वेशन के लिए ये नहीं कर सकते हैं क्लेम, ये ऐसा बोला गया है। उसके बाद यहाँ पर रिफंड ऑफ एग्जामिनेशन फ़ी वगैरह जो ऊपर देख लिए वही है। वर्टिकल रिजर्वेशन वगैरह जो है ये देखने के लिए मिलेगा। इसके बाद यहाँ पर हम लोग NOC की बात करते हैं। NOC नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट जो है, जो कैंडिडेट पहले से कहीं ट्रेनिंग प्राप्त कर रहे हैं जैसे कि स्टेट, सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट इंक्लूडिंग रेलवे हो गया, पब्लिक PSU हो गया, जो वहाँ पर काम कर रहे हैं, तो उन लोगों के लिए है कि आप लोग RRB में अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब आपको वहाँ पर DB के लिए बुलाया जाएगा, आप CBT 1, 2 वगैरह यहाँ पर हो गया और CBET वगैरह आप लोग क्वालिफाई करने के बाद आपको मेडिकल DB के लिए बुलाया जाता है, तो वहाँ पर आपको NOC देना होगा जिस भी कंपनी में या फिर वहाँ पर कोई भी गवर्नमेंट या स्टेट या सेंट्रल के डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, तो वहाँ से आपको NOC वहाँ पर DB डेट को सबमिट करना होगा। अगर आप लोग उस डेट को सबमिट नहीं करिएगा NOC, तो आपको आपके कैंडिडेचर को कैंसिल किया जा सकता है। तो ये कोई बड़ा दिक्कत नहीं है, आप लोग वहाँ पर जाकर जब आपको DB वगैरह होता है तो वहाँ पर आप लोग सबमिट कर दीजिएगा। उसके बाद हम लोग यहाँ पर इम्पोर्टेंट देखने वाले हैं कि रिक्रूटमेंट प्रोसेस क्या रहने वाला है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कैंडिडेट कैन अप्लाई ओनली 1 RRB 1 ऑनलाइन एप्लीकेशन, एक RRB से एक बार ही ऑनलाइन किया जा सकता है, ये हो गया। उसके बाद आपको यहाँ पर बोला गया है कि किस किस स्टेज में होता है। पहले आपको CBT 1 होगा फर्स्ट स्टेज, सेकेंड स्टेज आपका CBT 2 होता है, उसके बाद कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट होता है जिसको हम लोग CBET बोलते हैं। उसके बाद आपको DB होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, यहाँ पर NOC वगैरह सारा डॉक्यूमेंट्स जो भी आपने फॉर्म फिलअप करते समय
फिल किया है वो सारा चीज़ आपको इसमें मैच होना चाहिए। सर्टिफिकेट से नाम वगैरह जो भी होता है सारा चीज़ आपका मैच होना चाहिए। अगर मैच नहीं किया होगा तो कैंडिडेचर को रद्द भी किया जा सकता है। तो इसलिए आप लोग को फॉर्म जब फिलअप करिएगा तो बारीकी से सारा डिटेल को फिलअप करना है। उसके बाद यहाँ पर मेडिकल एग्जामिनेशन आपका लिया जाएगा, जो आपका स्टैंडर्ड है मेडिकल का इस पोस्ट के लिए, एलपी का पोस्ट के लिए हम लोग पहले देख चुके हैं। तो वो आपका उसमें फुलफिल होना चाहिए, उस पर आपको खड़े उतरना होगा। अगर वो आपका मेडिकल स्टैंडर्ड नहीं रहेगा तो आपको आपके कैंडिडेचर को रद्द किया जा सकता है। इसी के बारे में और आपको यहाँ पर डिटेल आपको ये देखने के लिए मिलेगा। फर्स्ट स्टेज सीबीटी, इसका जो भी आपका एग्ज़ाम पैटर्न वगैरह है, सिलेबस वगैरह, ये आपको हम लोग डिटेल आगे डिस्कस करते जाएंगे। इसमें मैथमेटिक्स, मेंटल एबिलिटी, जनरल साइंस, जनरल अवेयरनेस वगैरह इस तरह से आपको पूछा जाता है। तो ये आपको हम लोग आगे वीडियो आएगा उसमें हम लोग डिटेल में बात करेंगे। ये सारा चीज़ दिया गया है सिलेबस वगैरह के बारे में। उसके बाद यहाँ पर हम लोग हाउ टू अप्लाई वगैरह की बात करेंगे। तो वहाँ पर आपको ऑनलाइन मोड से अप्लाई होगा। तो आपको यूट्यूब पर आपको वीडियो अवेलेबल है, आप लोग वहाँ पर देख सकते हैं कि किस तरह से अप्लाई करना है, या फिर आगे आपको इस चैनल पर और वीडियो आएगा, उसी में आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा कि किस तरह से ऑनलाइन अप्लाई करना है। वो सारा आपको देखने के लिए मिल जाएगा। यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि ये पोस्ट वाइज आपको पैरामीटर्स की बात करते हैं। तो इसमें क्या क्वालिफिकेशन, मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन वगैरह क्या रहेगा वो हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कैटेगरी नंबर 1 जो कि नेम ऑफ पोस्ट आपको असिस्टेंट लोको पायलट, और यहाँ पर जो प्रीवियस ईयर 2018 का जो यहाँ पर वैकेंसी वगैरह आया था उसमें आपको एलपी और टेक दोनों का आया था। यहाँ पर तो सिर्फ एलपी का ही वैकेंसी रिलीज किया गया है, आगे में भी और अलग से दिया जाएगा आपको। यहाँ पर जेई वगैरह का नहीं आया, और एसएससी का भी यहाँ था कि रिलीज किया जाएगा वैकेंसी को। तो आगे जो भी अपडेट आएगा आपको देखने के लिए मिलेगा। तो आप लोग यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप लोग सब्सक्राइब करिएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये पोस्ट वाइज पैरामीटर असिस्टेंट लोको पायलट जो कि लेवल 2 का ये पोस्ट है, और यहाँ पर पे जो है इनिशियल पे वो 19,900 होता है। मेडिकल स्टैंडर्ड A1 रहना चाहिए। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो भी PWBD कैंडिडेट हैं, यानी कि पर्सन विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटी, तो वो यहाँ पर इस पोस्ट के लिए सूटेबल नहीं है, यहाँ पर वो फॉर्म फिलअप नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर अब हम लोग मिनिमम क्वालिफिकेशन की बात करते हैं। तो आपका यहाँ पर 10th प्लस ITI होना चाहिए, और ITI आपका यहाँ पर इंस्टीट्यूशन ऑफ रिकॉग्नाइज्ड NCVT SCVT इन द ट्रेड ऑफ, इनसे आपका एफिलिएट होना चाहिए। प्लस आपका यहाँ पर फिटर, इलेक्ट्रीशियन, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, मिल राइट, उसके बाद आपका मेंटेनेंस मैकेनिक रेडियो टीवी इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक्स, उसके बाद मैकेनिक मोटर व्हीकल में रहना चाहिए। उसके वायरमैन, ट्रैक्टर मैकेनिक, आर्मेचर एंड कॉइल वाइंडर मैकेनिक डीजल में। उसके बाद हीट इंजन टर्नर मैकेनिस्ट, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग मैकेनिक है। तो इन सभी ट्रेड में आपका जो है वो आपका ITI होना चाहिए। तो इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। उसके बाद हम लोग बोले तो यहाँ पर आपका मैट्रिकुलेशन कंप्लीटेड आपका यहाँ पर बोला गया कि, या फिर आपका यहाँ तो ITI हो गया 10 प्लस ITI, या फिर आपका यहाँ पर 10th प्लस आपका यहाँ पर अप्रेंटिसशिप अगर आप किए होंगे। और ये जो ट्रेड है, ये जो इसमें बताया गया है वही मेंशन ट्रेड जो है ऊपर उसी में आपका रहना चाहिए, तभी आप इसमें एलिजिबल होंगे। या फिर आपको यहाँ पर बोला गया है कि आप 10th प्लस आपका डिप्लोमा आपका होगा, तो आप इसमें फॉर्म कर सकते हैं। और यहाँ पर डिप्लोमा इन मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में बोला गया है। तो इस बात का आप लोग देख लीजिएगा जो भी एलिजिबल कैंडिडेट होंगे। या फिर आगे आपको बोला गया है कम्बिनेशन ऑफ वेरियस स्ट्रीम ऑफ दीज इंजीनियरिंग डिसिप्लिन फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन इन ल्यू ऑफ ITI। तो ये आपको बोला गया है। यहाँ पर आप लोग डिग्री वाले भी कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आपका जो आपका यहाँ पर डिग्री वाले कर सकते हैं, लेकिन आपका जो यहाँ पर ब्रांच बोला गया है, ये ट्रेड बोला गया है, उसी के रिगार्डिंग आप लोग जो भी कैंडिडेट होंगे वो फिलअप कर सकते हैं। और यहाँ पर आपको बोला गया है जो यहाँ पर ये बोला गया है कम्बिनेशन ऑफ वेरियस स्ट्रीम ऑफ दिस इंजीनियरिंग डिसिप्लिन फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट इन लिeu ऑफ ITI। तो यहाँ पर कई सारे जो ब्रांच होते हैं इससे रिलेटेड, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह हो गए, या इससे रिलेटेड और भी डिसिप्लिन होते हैं, तो वो सभी कैंडिडेट यहाँ पर फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। तो इसी के बारे में बोला गया है। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं कि RRBs वाइज यहाँ पर कौन और जोन वाइज आपका कितने वैकेंसी यहाँ पर रिलीज किया गया है।
तो ये आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि ये आपका आरआरबी एंड जोन वाइज वैकेंसी डिटेल ऑफ एएलपी। तो यहाँ पर आपको आरआरबी अहमदाबाद जो कि आपको वेस्टर्न रेलवे में आता है, यहाँ पर आपको जोन दिया गया है, ये आपका आरआरबी दिया गया है। तो इस तरह से आपको देखने के लिए मिलेगा। 238 यहाँ पर वैकेंसी है। वहीं पर आरआरबी अजमेर से आपका 228 वैकेंसी रिलीज किया गया है। उसके बाद आपको बेंगलोर की बात करते हैं तो 473 वैकेंसी है। वहीं पर भोपाल की बात करते हैं तो यहाँ पर ये आपका वेस्ट सेंट्रल रेलवे में आता है और इसमें कुछ आपका वेस्टर्न रेलवे में आता है। तो ये आपको 219 और 65 इसमें वैकेंसी है। वहीं पर भुवनेश्वर ईस्ट कोस्ट रेलवे में आता है जो कि आपको 280 है। यहाँ पर बिलासपुर इसमें 2 जोन में आता है। यहाँ पर सेंट्रल रेलवे और साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे में आता है, जहाँ पर 124 और 1192 वैकेंसी यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है। अभी फ़िलहाल आगे ऐड होगा तो हम लोग आगे भी अपडेट आपको प्रोवाइड कर देंगे। जो भी नए कैंडिडेट इस चैनल पर हैं तो आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर चंडीगढ़ की बात करते हैं तो 66 है जो कि नॉर्दर्न रेलवे में आता है। चेन्नई साउदर्न रेलवे में 148 यहाँ पर वैकेंसी इसके अंदर है। गोरखपुर के अंदर में बहुत कम वैकेंसी है, 43 है। वहीं पर गुवाहाटी में 62 है। वहीं पर आपका ये आपका गुवाहाटी, उसके जम्मू एंड श्रीनगर इसमें 39 है। इसके बाद कोलकाता में 254 है। कोलकाता में आपका इसमें 2 जोन आता है, ईस्टर्न रेलवे और साउथ ईस्टर्न रेलवे। उसके यहाँ पर 91 इसमें है। उसके बाद मालदा में आपका ईस्टर्न रेलवे साउथ ईस्टर्न रेलवे, यहाँ पर आपका जो है मालदा में 161 और 56 यहाँ पर वैकेंसी है। वहीं पर मुंबई में यहाँ पर 3 जोन है, यहाँ पर आपको 26, 110 और 411 वैकेंसी इसमें है। मुजफ्फरपुर आरआरबी में आपका 38 वैकेंसी यहाँ पर है। वहीं पर आपका पटना में और मुजफ्फरपुर ये दोनों में सेम वैकेंसी यहाँ पर है, 38 वैकेंसी है। वहीं पर प्रयागराज के अंदर में आपका 241 वैकेंसी है और यहाँ पर एक नॉर्दर्न रेलवे में आपका 45 है, ये एनसीआर है। यहाँ पर नॉर्थ सेंट्रल रेलवे और यहाँ पर रांची जो है साउथ ईस्टर्न रेलवे, यहाँ पर आपका ये आपका आता है 153। तो यहाँ पर में भी ये आता है साउथ ईस्टर्न रेलवे है। इसके बाद ये ECOR है, ये आपका आता है 199 इसमें है। और सिकंदराबाद में 559 वैकेंसी है। उसके बाद सिलीगुड़ी में आपका 63 है। उसके बाद इसमें आपका सिलीगुड़ी के बाद यहाँ पर तिरुवनंतपुरम में 70 वैकेंसी है और यहाँ पर टोटल आपका 5696 वैकेंसी हो गया। यहाँ पर आपका जो आरआरबी रांची, यहाँ पर मे भी SECR इसमें आता है, साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे आता है। तो यहाँ पर मे भी ये होना चाहिए था, खैर इसमें देखते हैं। और यहाँ पर आपको जो बोला गया है इसके बाद ये कुछ फॉर्मेट वगैरह यहाँ पर प्रोवाइड किए जाते हैं। इस जब आप लोग का DB वगैरह होगा तो वहाँ पर जो आप लोग प्रोवाइड करिएगा, जैसे कि NCL वगैरह हो गया, ये आपका कास्ट सर्टिफिकेट हो गया, और भी फॉर्मेट ये सारा प्रोवाइड किया गया है, जो कि आप जब DB वगैरह में जाते हैं तो आपको इसी फॉर्मेट में बनवाकर वहाँ पर सबमिट करना होता है। ये रेलवे का फॉर्मेट है। तो आप लोग जो बनवाते हैं अंचल से या फिर SDO वगैरह से तो वो नहीं चलता है। यहाँ पर आपको इस फॉर्मेट में वो ठीक है, लेकिन यहाँ पर इस फॉर्मेट में ही आपको वहाँ पर सबमिट करना होता है। आगे और भी डिटेल बहुत सारे हैं, वो हम लोग डिस्कस करते जाएंगे धीरे धीरे। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये आपका टोटल ये जानकारी था जो कि हमने डिटेल में आप लोगों के लिए यहाँ पर इस वीडियो में प्रोवाइड कर दिया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं सारा, और यहाँ पर आपको ये आपका कैटेगरी वाइज यहाँ दिया गया है, आप लोग यहाँ पर इसको रीड कर सकते हैं। ये डिटेल जो आपका नोटिफिकेशन है ये आपको द एग्जाम टाइम्स को ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पर जाइएगा, वहाँ पर 1400 प्लस स्टूडेंट हैं। सो वहाँ पर 1400 प्लस स्टूडेंट वहाँ पर रेलवे के जुड़े हुए हैं, सभी स्टूडेंट हैं, सभी रेलवे एस्पिरेंट हैं। तो आप लोग वहाँ पर जुड़ सकते हैं। और जो भी कैंडिडेट म्यूचुअल वगैरह के लिए जुड़ना चाहते हैं तो वहाँ पर आपको लिंक देखने के लिए मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग लिंक के थ्रू वहाँ पर एक ग्रुप बना हुआ है उसमें आप लोग चले जाइएगा, वहाँ से आपको म्यूचुअल के लिए अपना डिटेल भेज सकते हैं। उसमें भी 1600 के प्लस स्टूडेंट वहाँ पर जुड़े हुए हैं। तो ये सारा जानकारी आप लोग के लिए था। अब इसमें क्या क्या ये सिलेबस वगैरह है इस बारे में डिटेल में हम लोग सिलेबस वगैरह बाद में देख सकते हैं, आपको आगे वीडियो में देखने के लिए मिलेगा। और ऑनलाइन हाउ टू अप्लाई ऑनलाइन वगैरह है, तो ये सारा आपको किस तरह से किस साइज का फ़ोटो होना चाहिए, सिग्नेचर वगैरह, ये सारा चीज़ आपको समय समय पर आपको वीडियो के माध्यम से आपको अपडेट कर दिया जाएगा। तो आप लोग यदि इस चैनल पर नए हैं, इस चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लीजिए।
एवं टेलीग्राम चैनल को भी फॉलो कर सकते हैं। आपको इसी वीडियो के आप कमेंट बॉक्स में जाइए, वहाँ पर सारा लिंक आपको अवेलेबल है। आप लोग वहाँ से डायरेक्टली जाकर उसमें ऐड हो सकते हैं आगे के पल के अपडेट पाने के लिए रेलवे से रिलेटेड। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नए वीडियो में नए अपडेट के साथ।